भारतीय कला संस्कृति में रंगों का उत्सव सदियों से होता रहा है। ब्रश और रंगों का संयोजन एवं भाव चित्रण चित्रकला की मूल अवधारणा रही है। रेखाओं का महत्व पात्रों की विभिन्नताएं, वेशभूषा और उनके स्वरूपों को प्रतीकात्मक रूप से उकेरा जाता है, जो एक चित्रकार या कलाकार के दिमाग की उपज के साथ साथ उसके कलात्मक पहलू होते हैं। पेंटिंग्स में जो रूप, आकृति या मनुष्यों के हाव भाव को चित्रित किया जाता है, वो प्रतीक हैं जीवन के उतार चढ़ाव और देश की घटनाओं के प्रति भावनात्मक पहलुओं और बिंदुओं के। एक पेंटर अपनी चित्रकला में समाज और मानव जीवन के तमाम दर्द, खुशियां और घटनाओं को उकेर देता है। हाल ही में नई दिल्ली के स्टेनलेस गैलरी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग विषयों से जुड़ी पेंटिंग्स देखने को मिली। यहां लगाई गई पेंटिंग्स के चित्रकारों ने अपनी अपनी चित्रकारी के रंगों को बखूबी बयां किया। चित्रकार श्री अक्षत सिन्हा ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा, मैं दिल्ली में एक आर्टिस्ट और एक क्यूरेटर हूँ और यहाँ जो कला दीर्घा हो रही है, जो आर्ट एग्जीबिशन है एन इमेजिनल अफेयर, जो थीम लोगों की है, आर्टिस्ट की है, वो अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड है। आर्ट एज अ सोर्स ऑफ पीस, ब्यूटी एंड सॉलेस भी है, और साथ ही साथ जो है कई सारे सवाल जो कला को जो है वो सोसाइटी का एक मिरर जो रिफ्लेक्शन दिखाती है आज के दौर की, वो सारे जो सोशल पॉलिटिकल हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हुए काफ़ी सारे काम इसके अंदर हैं। 40 आर्टिस्ट का काम इतनी बड़ी गैलरी में लगा पाना हमारे लिए ज़रूर एक लॉजिस्टिकल इशू था, लेकिन जब लग चुका है तो सभी इससे बहुत ही खुश हैं। और मुझे लगता है कि कला जब अपने आयाम पे आती है तो हमारे हृदय को हर्ष उल्लास से भर देती है। और मुझे लगता है कला का यही काम है कि वो लोगों के मन के अंदर शांति लाए, और जब शांति ज़्यादा हो तो जो सच्चाइयाँ हैं उनसे हमें अवगत कराते हुए सवाल भी उठाए। यही काम कला का है। शांतला पलाट ने अपनी पेंटिंग्स में मानवीय व्यवहार का नितांत अलग रूप दिखाते हुए बताया, ये मेरी आर्ट वर्क्स हैं। जो मेरी काम में हैं वो मनुष्य के बारे में हैं। सो वॉट एवर इज़ द रियल फीलिंग्स जो अंदर है, क्या कभी कभी वो बाहर आ सकती है, हम कभी पता नहीं है जब अपनी मास्क को रिमूव करते हैं। सो इट्स लाइक अ मास्क। सो जो अगर मास्क निकालता है, क्या वो असली इंसान होता है या कुछ और कहानी होते है इसमें। ये मेरी है इंटेंशन है, ये मेरी एम है इसी मेरी कहानी में, मेरी पेंटिंग्स में। एंड सो दिस इज़ जस्ट माई वर्क दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर क्वाइट अ कपल ऑफ ईयर्स। वंदना कुमारी ने महिलाओं के जीवन और उनकी व्यथा को बेहद सुंदर तरीके से चित्रित किया। उन्होंने कहा, अभी मैंने रिसेंटली अपना MFA ख़त्म किया है कॉलेज ऑफ आर्ट से, दिल्ली से, और जो मेरी पेंटिंग्स हैं वो सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्थिति है हमारी, उस पे बेस्ड है। जो अभी रिसेंटली 2020 में CA NRC के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुए थे साउथ दिल्ली में, तो अभी जो मेरे पीछे जो पेंटिंग है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। पत्थरबाज और लोगों के अंदर जो असहनशीलता है उसको मैंने दर्शाया है अपनी पेंटिंग्स में। आप लोगों के इमोशंस को देख सकते हैं, और पीछे बसेस और कार सब जल रहे हैं एंड ओवरऑल डिस्ट्रक्शन है, केओस है। और इस तरफ जो मेरी पेंटिंग है वो अफ़गानिस्तान जो भी रिसेंट जो वुमेन वायलेंस है उस पे बेस्ड है। जो हिस्ट्री से जो चलता आ रहा है, वुमेन्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इसमें मैंने एक छोटी बच्ची दिखाई है जिसने एक फेरी पकड़ा हुआ है, अपने फ्यूचर को वो इमेजिन कर रही है एज वो काफ़ी फ्री होगा और फुल ऑफ लिबर्टी होगा,
बट सामाजिक प्रॉब्लम्स के चलते वो कैसे फंस जाती है आगे जाके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इसमें एक पार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने बार कोड का साइन बनाया है, जिस समाज में जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं उसको मैंने दर्शाया है, और मैं चाहती हूँ कि आगे ऐसा ना हो। पेंटर रंजन कौल ने अपनी पेंटिंग्स के तमाम बारीक बिंदुओं को सजाया था। उन्होंने बखूबी उसको बयां करते हुए कहा, ये 4 पेंटिंग मेरे खुद के हैं। इसमें मैंने यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को दर्शाया है। एक अंग्रेज़ी में एक एक्सप्रेशन कहलाता है द एलिफेंट इन द रूम, माने हम उसके मतलब यह है हिंदी में कि जो चीज़ सामने होती है उसको हम कभी रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर ये हाथी भी बना हुआ है, और वो जो हम आसानी से आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो नालियाँ साफ़ कर रहे हैं और अभी भी हो रहा है। तो उसको मैंने दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ मैंने इसका है कि ये थोड़ा इमेजिनेटिव है। ये डॉक्टरिंग दी ऑटोप्सी कहलाता है। इसमें कभी कभी इसमें लॉयर भी है कि किस तरह से कभी कभी आदमी मर भी जाता है, उसके बारे में भी हम कभी कभी डेटा चेंज कर देते हैं कि ये पॉइजन था कि कुछ था। उसमें लीगैलिटीज़ भी हो जाते हैं कि इवन जो आदमी मर भी जाता है उसके बारे में भी हम कुछ उसको देते नहीं हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये था कि भाई अब मैंने दर्शाया कि जो अब जैसे फार्मर स्ट्राइक हो रहा है, अब हम अलग हो गए हैं। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो कोई स्टिक से मार भी रहा है। तो ये मैंने जो सामाजिक में हो रहा है उसको दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी लोग बहकावे में आ जाते हैं। अब जैसे तालिबान में हुआ, आप किसी ने कहा तो सब भेड़ बकरी के साथ उसके साथ पीछे लग गए, हथियार भी ले लिया। कभी कुछ और होता है। दुनिया में ये सब चीज़ हो रहा है, कोई अपनी सोच से काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सामाजिक पहलू में मैंने कोशिश की है कि इसको दर्शाने के लिए अपने कामों से। जैसे कि आपको पता है हम 2 बार से बहुत ही एक कोविड के लॉकडाउन से बाहर आए, तो बहुत ही समय बाद मेरे को एक एग्जीबिशन में विज़िट करने का मौका मिला। और यहाँ पे जब मैं आया तो अलग अलग प्रकार का जो एक्सपीरियंस हर एक आर्टिस्ट ने अपने काम से शेयर करने की कोशिश करी, उसको देख के बहुत ही मज़ा आया। और एक लुफ्त इस चीज़ का आया कि इतने लोगों को इतने टाइम बाद देखने का जो मज़ा आया, प्लस उन्होंने जो इस लॉकडाउन के अंदर अपनी अपनी कला से अपनी कला को यूज़ करके और हमारे सामने प्रकट किया, तो उसको देखने में जो मज़ा आया उसको मैं शायद शब्दों में बयान ना कर पाऊँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा जो कि ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें अलग अलग तरह के आर्टिस्ट ने अपने कामों को प्रेजेंट किया है, और ख़ास तौर से जो मुझे कुछ काम बहुत अच्छे लगे उन्हें देखकर लगता है कि जो घटनाएं हमारे आसपास जो घट रही थीं उन्हें बहुत बखूबी, जिसे कहना चाहिए, डॉक्यूमेंट किया है। और अपने आप में ये जगह भी जहाँ पर ये प्रदर्शनी की जा रही है बड़ी बेमिसाल है, और एक तरह का एम्बियंस लॉकडाउन के बाद और एक बहुत लंबे समय के बाद जो एक पिंजड़े में हम लोग महसूस कर रहे थे, यहाँ आके हमें आज़ादी का जो एक टेस्ट चखने को मिला है। तो बहुत कामयाब प्रदर्शनी है। यहाँ पर हर एक वॉल पे एक ऐसा काम है जिसको देखते लगता है ये कुछ अब नया है। हर कदम पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। मतलब बहुत ही अलग अलग तरह के कलर से, मीडियम से काम किया गया है। और जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे पीछे एक्रेलिक में काम हुआ है और जिस पे बटन और निडल से उसे टाँक के काम किया गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्क और मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही तरह के आर्ट हैं यहाँ पर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू कम हियर। जहाँ ये रंग था चित्रकला का, वहीं दूसरी तरफ एक रंग था देश के प्रति समर्पित जाबाज सिपाहियों का। जी हाँ, भारत की रक्षा और सुरक्षा की हिफाजत में हमारी सेनाओं ने जान की परवाह किए बिना अपनी जिंदगियों को समर्पित किया है। Operation Gibraltar and a follow-up offensive on the Western Front by Indian Defence Forces.
the success of the mission comes at a great personal cost. Revenge is wreaked in the most brutal manner on a frosty January night. Cornered and beaten by 4 hitmen, he is thrown off the terrace of the bungalow and left for dead. भारतीय सेनाओं ने जमीन, आसमान और समुद्र पर सदैव अपना वर्चस्व कायम रखा है। एक सैनिक की चुनौतीपूर्ण जिंदगी को बयां करती है पुस्तक एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान। इस पुस्तक का विमोचन नेहरू म्यूजियम, 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल श्री प्रेमवीर दास ने अपने वक्तव्यों में कहा, Commander Dick Shunker, Fleet Operations Officer. His son is present here today on the dais with me. Norman Saldana, Fleet Navigating Officer. Eric Isaacs, Fleet ASW Officer. George Hawes, Fleet Communication Officer. And Lieutenant Commander Jack Shea, Fleet Administration Officer. Who were the commanding officers in ships? John Atkinson, Roy Vander Linden, Freddie Sofer, Jim McKenzie. These were the people who were holding up the Indian Navy. And as you can imagine, much of my interaction with the fleet staff focused on the Fleet Administration Officer. In 1962, I became Flag Lieutenant to the Fleet Commander and received an appointment letter from Naval Headquarters. Who had signed that appointment letter? The Deputy Director of Personnel, Commander Jack Shea. In 1965, a few months before the 65 war, he went away as Naval Attaché in the Indian High Commission in Pakistan. And for all those present here, and they are very knowledgeable people, we know that to get to Pakistan as the naval advisor is not a job that anybody is given. So he fetched up there. Now, you saw a clip just now, and I am not going to say anything about the book that has been presented to me. That will be done by Deborah. But I want to say to you that when he came back from Pakistan, he was awarded the Ati Vishwas Seva Medal. He commanded the 11th Destroyer Squadron. At that time, some newer ships had begun to come into the Indian Navy, but the 11th Destroyer Squadron was still known as the offensive arm of the Indian fleet. Rajput, Rana and Ranjit. And he was the D11. Then he went on to become what in the Navy is known as Director of Personnel. Now all of us who have served in the Navy know that you don't assign every Tom, Dick and Harry as Director of Personnel. You put there somebody on whom the Navy and the Navy Chief have total trust. And that is where he was DOP. We have present in the audience people who served on his staff as Assistant Director of Personnel. We have present here in the audience people whose appointment letter when they were in staff college was signed by the Director of Personnel, Jack Shea. So we have a whole number of people here who in some way or the other, at some time or the other, have come across what Jack Shea had to offer. He was a remarkable person. In all my interactions as a little midshipman, I found him to be mild, soft, but very firm, though self-effacing. And what he did in Pakistan, which will be told to you by Deborah, was something quite amazing. Frankly, I didn't know it at that time. I was a young lieutenant. In fact, I didn't know it till today. Or, well, when I say today, I mean till 2 weeks ago or 3 weeks ago, when I got to know that there is this book that is going to be released. That is how self-effacing he was. एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान पुस्तक की लेखिका देबोरा अन सिया ने अपने पिता कैप्टन जैक सिया की चुनौतीपूर्ण जिंदगी और 1965 के युद्ध के तमाम पहलुओं को व्यक्त करते हुए बताया, When my father was posted to Pakistan in 1965 as naval attaché, the family was split up because my older brothers were in boarding school in Lucknow. So it was only my younger brother and I who accompanied my parents to Pakistan in March 1965. Very soon after,
in August, the conflict broke out, and all the Indian families had to move in and stay with each other collectively in 2 compounds. The compounds were sealed and barricaded. The gates were locked. Nobody came in and nobody went out. Light bulbs were removed, window panes were blacked out, radios were confiscated, telephones were disconnected, and all the weapons that the officers had, the Indian officers had, were seized. Barbed wire was put around our compound walls and outside the walls. There was a senior officer in charge. I think he was the rank of a major. We were under house arrest. There were days there were about 50 to 60 soldiers in our compound, and they set up tents on our front lawns for their accommodation, for their living areas, for their kitchen. And when the air raid sirens would go off, we had to go and sit in the bunkers which the soldiers had made. And we would be sitting there in the dark for many, many hours until the next air raid siren went off, announcing that it was safe for us to come out of the bunkers. In those desolate moments, the only solace I had was holding my father's warm and firm hand as we sat close to each other in the dark. My father would hold my younger brother's hand and my hand, and he would whisper to us, "Deba, be brave, be brave." My father, Mr. Amar Singh, and Brigadier Kamran were key players in the escape and safe passage of the marked diplomat and his family out of Pakistan. But the escape of the diplomat out of Pakistan came at a great personal cost. My father's drink was spiked when he was attending a Republic Day celebration party at the Deputy High Commissioner's house. So when he began to feel unwell, so he went to the toilet where he was attacked by 4 hitmen, and he was thrown off the terrace of the bungalow. He was left for dead. My father lay in hospital for months, clutching on to life by a slender straw. The doctors and the officials of the Indian High Commission had given up hope that he would survive when there was no improvement in his condition after several weeks. But my mother, she would sit doggedly outside the ICU, day in and day out, to see that no further harm was done to my father. She just didn't want to leave anything to chance. Mr. Amar Singh, who was first secretary in the Indian High Commission and also our neighbor, and his wife, Prabha, supported my mother in those traumatic times. They would stay in the hospital when my mother would come home and attend to 3 small children. My brother was just a baby. Every night she just gave us our dinner, tucked us into bed, and then she would drive all alone across the deserted streets of Karachi to the hospital. She would stay there all night till it was dawn, till the doctors came back on duty, or Mr. Amar Singh came and relieved her. रिटायर्ड एयर मार्शल एसपी सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, Escape from Pakistan, that details the life and time of our father, is a memoir and tribute with tremendous worth. This was her lingering passion and a dream to document
his unwavering loyalty to the nation and unflinching devotion to duty, and to record the events that he lived through during his tenure as a naval attaché in Pakistan. She also liked to share the brutality and the trauma her family and she endured during those stormy times. That dream, that mission has come to fruition today. This is a moment of catharsis for Deborah. Escape from Pakistan is largely a reconstruct of various narrations of Jack Shea to his family from time to time. It's a very engaging and heartwarming book, especially because of exploits of Jack in the unforgiving dark arena, the autocratic state of Pakistan. And that's what makes it extremely interesting to read. The story captures the zeitgeist of the 60s and gives a wonderful window into the culture and life of Pakistan during that period. The narrative is compelling and may appear racy at times, but this is not a spy novel. This is the work of an author who is devotedly committed to the story because she lived through that traumatic experience. I'm sanguine, Escape from Pakistan, the heart-rending true story of the guts and glory of Jack Shea, will rekindle the spirit of selfless devotion to duty and etch a permanent footprint in the mind of the reader of devotion, courage, honor, and selfless devotion to his nation. देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारे सैनिकों के प्रति भाव प्रकट करते हुए सेवानिवृत्त नेवी कमांडर कपिल विजय ने अपने अनुभवों को कुछ इस तरह से साझा किया। He was strict in his own way, but very gentle, very sort of dignified in his approach, and it was fantastic working for him. Immediately after the cruise, I was transferred out to my first appointment, and I was bundled off in the first port of call, that is Cochin. And after that, I never saw or met Captain Shea. But I heard he was Bombay, then he went to DOP as Commodore, but I always wondered about the family and things. What the children were like, what the family was like, but never came to know. But now Deborah has written this book. I'm really going to read it with great enthusiasm and see what the whole family was all about, and I'm sure it's going to give me a good insight of what the man was, of the whole personality of the man. रिटायर्ड नेवी कमांडर कैथ सोरेस ने उद्गार प्रकट करते हुए एक सैनिक के तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, He would consider every single angle of any paper that was put before him, and never once was anything commented on these. At times, people would get impatient with him, but always the end result justified his actions. One day, a signal was received that this friend of mine had to go and play cricket for the Navy. He was summoned by Commodore Shea. He asked him, "Listen, son, what do you want to do?" My friend was a little, didn't know what to make of it. Finally, Commodore Shea told him, "You go and play for the Navy. Your duty is to train your juniors to assume higher degrees of responsibility, and that they should have the confidence to carry out their duties to the highest standards of the Navy."
That, ladies and gentlemen, was the guiding tenet of Commodore Shea. His principles of having to train his juniors to his high standards of expectations. This principle stayed with this friend of mine for his entire naval career, and it served him very well. पुस्तक विमोचन के अवसर पर आए तमाम अतिथियों एवं सदस्यों को पुस्तक भेंट कर एक बेटी ने अपने सैनिक पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये किताब जो लिखा गया है एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान, ये मेरी माँ ने लिखा है, डेबरा एन शे। ये ऐसी एक कहानी है जो बहादुरी की कहानी है, पेट्रियाटिज़म, देशभक्ति की कहानी है। ये इस टाइम पे हो गया था कि वो मेरे नाना जी पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में स्टेशन थे, और एक ये घटना हुई कि किसी को बचाना था, एक और एजेंट को बचाना था, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा था पाकिस्तान से। तो उनको बचाने के लिए मेरे नाना जी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था और उनको सक्सेसफुली बचाया था। और उसके बाद जो हुआ था कि पाकिस्तान के मिलिट्री को पता चल गया कि मेरे नाना ने क्या किया और उन पे बदला लेने की कोशिश की। तो ये वो कहानी है।